नमस्कार, मैं निशांत शर्मा। स्वागत है आप सभी का RRN न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने ना सिर्फ राजस्थान के, ना सिर्फ एक समाज के और ना सिर्फ एक कॉलोनी के, बल्कि पूरे देश के लोगों को एक साथ ठगा। एक ऐसा शख्स जिन्होंने सिर्फ एक साल में तकरीबन 42,000 करोड़ का घपला कर पूरे देश को अपनी ठगी का शिकार बनाया। और ये ना सिर्फ एक व्यक्ति का काम है, बल्कि एक पूरे संगठन का काम है, जिसका नाम गर्वित इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें मुख्य रूप से जो अपराधी है वो संजय भाटी है, जो कि फ़िलहाल नोएडा जेल में बंद है। और उसके आधा दर्जन साथी भी उसके साथ, माफ़ कीजिएगा, उसके 2.5 दर्जन साथी भी उसके साथ इस वक्त नोएडा जेल में व देश की अन्य जेलों में बंद है। जब बात करते हैं हम एक ऐसी ठगी की, तो हम ये सोचते हैं कि वो मासूम लोग इस ठगी में कैसे फंसे होंगे। लेकिन इस ठगी में संजय भाटी और उसकी टीम ने शिकार बनाया आर्मी वालों को, रेलवे वालों को व कई ऐसी सरकारी नौकरियों वालों को जो अपनी नौकरी के अलावा शायद कहीं और समय देने में इतने में सक्षम नहीं होते, अपनी नौकरियों को समय देते हैं और अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उन भोले भाले लोगों को संजय भाटी ने अपना शिकार बनाया। जब बात करते हैं इतनी बड़ी ठगी की, तो ऐसा लगता है कि ये किसी मामूली आदमी का काम नहीं। तो इसके पीछे भी अगर देखा जाए तो काफ़ी ये माना जा सकता है कि पॉलिटिकल सपोर्ट, या फिर यूँ कहिए कि फिल्मकारों का सपोर्ट, कुछ बड़ी शख्सियतें इसमें शामिल हैं, जिनमें से कुछ तो इस देश में पकड़ी जा चुकी हैं और कुछ देश छोड़ के फ़रार हो चुकी हैं। दरअसल बाइक बोट कंपनी जिसको बनाया गया संजय भाटी और उसकी कंपनी के द्वारा, वो ओला उबर की तर्ज पर चलने वाली एक बाइक की कंपनी बनाई गई थी, जिसके संबंध में लोगों को ठगा गया। और इसी विचार विमर्श के लिए इस पे क्या कार्रवाइयाँ चल रही है वो जानने के लिए आज हम मुलाकात करेंगे हमारे साथ एडवोकेट प्रमोद गौतम जी से, जो कि राजस्थान के सभी पीड़ित व्यक्तियों की तरफ से उनके पक्षकार बनकर संजय भाटी के खिलाफ मुकदमे दायर कर चुके हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर सुचारू हैं। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। जैसा कि संजय भाटी ने और उसकी बाइक बोट कंपनी ने ये जो पूरी ठगी करी, इसमें राजस्थान में किस तरीके से उन्होंने अपने जाल को फैलाया और राजस्थान की जनता को उन्होंने अपने लोक लुभावने लालच लाकर कैसे उनके साथ ये ठगी करी? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि राजस्थान में बाइक बोट कंपनी या संजय भाटी की एंट्री कैसे हुई। इसका सूत्रधार जो मुख्य रूप से दीप्ति बहल, जो इसकी पत्नी है, और ये स्वयं संजय भाटी, करणपाल सिंह, विजय कसाना, सुनील प्रजापति, इसके परिवार के कुछ लोग, इन्होंने मिलकर 2012-13 में ही इस कंपनी को बनाना शुरू किया था, ओला उबर की तरह, कि हम प्रमोट करेंगे इस कंपनी को। और धीरे धीरे इन्होंने यूपी से लेके राजस्थान में एंट्री की, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, हर जगह इन्होंने अपने प्रमोटर्स को छोड़ रखा था। राजस्थान में भी इन्होंने आर्मी और कुछ रेलवे के अधिकारियों से संपर्क किया, कुछ अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से संपर्क किया, जिसमें मीणा बाहुल्य अधिक लोग हैं। उन लोगों को इन्होंने अपने जाल में फंसाना शुरू किया। यहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े इवेंट के प्रोग्राम किए, कवि सम्मेलन भी किए, जहाँ नोएडा में जैसे इन्होंने प्रोग्राम किए तो यहाँ के लोगों को उन्होंने बुलाया और एक पूरा लालच दिया, उसको पूरा प्रोपोगंडा दिखाया। और धीरे धीरे लोगों को 2, 4, 5, 10, 20 लोगों को इन्होंने कुछ शुरू में कमीशन भी देना शुरू किया कि 62,000 पे आपको ये कमीशन मिलेगा, 1,24,000 पे ये कमीशन मिलेगा, 1,86,000 पे, 3 लाख पे। इस तरह से इन्होंने एक कमीशन देने शुरू किए, तो लोग इससे जुड़ते चले गए और इनके लालच में फंसते चले गए। जब हम इस तरह की ठगी की बात करते हैं तो सामने बात ये निकल के आती है कि शायद कम एजुकेटेड लोग होंगे जो इस तरह की स्कीम में फंस गए या चेन सिस्टम में फंस गए। लेकिन जब इस स्कीम की बात करते हैं या इस ठगी की बात करते हैं तो बहुत से आर्मी वालों के, रेलवे वालों के या ब्यूरोक्रेट्स के नाम सामने आते हैं जो काफ़ी एजुकेटेड हैं। तो ऐसी क्या स्कीम थी जो कि उनको भी इस तरीके से प्रभावित करने पर मजबूर हो गई? इसमें ऐसा था कि ये सारा सिस्टम इसका ऑनलाइन पे था। ये अपने बैंक खातों में जो उसने अपने प्रोमोटर्स की, मैं इसका एक ब्रोशर दिखाना चाह रहा हूँ। इस ब्रोशर के अंदर उसने अपने बैंकों की डिटेल दे रखी है। इसमें 3 बैंक हैं, जिसके अंदर उसने अपना IFSC कोड दे रखा है, अपना पैन कार्ड दे रखा है, अपना पूरा सिस्टम उसने टेक्निकली मैनेज किया हुआ था। तो एक आदमी विश्वास करता है कि हम बैंक खाते में पैसा दे रहे हैं और उसका
जो कमीशन या जो उसकी ईएमआई आती थी बाइक की 62,000 का कमीशन, 4,000 5,000 प्लस 9,000 रुपये, वो भी उसके बैंक खाते में आता था। तो एक लोगों का विश्वास था कि, और वो पैसे भी चेक से ही और ऑनलाइन ही ले रहा था शुरू में, और उनको पूरा विश्वास था कि ठीक है, तो लोगों से लोग जुड़ते चले गए, उन्होंने देखा ऑनलाइन पैसा है, हमारा कहीं जाएगा नहीं, तो इस वजह से वो उसके विश्वास में रहे। इसमें शुरुआत में ये भी देखा गया कि लोगों ने जो पैसा दिया वो देने के बाद में 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक कुछ पैसा उनको रिटर्न आया, जिससे उनको कंपनी पर भरोसा हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ फर्जी चेक भी इस कंपनी के माध्यम से देकर और ये ठगी को अंजाम दिया गया था। इसमें 2018 से 19 के बीच में इन्होंने ज़्यादा इसको अपने जाल को फैलाया था। और जब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ तो राजस्थान के अंदर बाइक बोर्ड के अंदर इन्वेस्टर्स हैं वो लगभग 2.5 लाख लोग हैं, और ऑल इंडिया लेवल पे इसकी अगर गिनती करें तो 7.5 लाख से भी ज़्यादा लोग इस बाइक बोर्ड कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं। इतने लोगों को उनके द्वारा मैनेज करना, इनको रोक के रखना या उनका कमीशन देना, ये बाइक बोर्ड के डायरेक्टर्स का और उनकी कंपनी के जो लोग थे उनके द्वारा संभव नहीं हो रहा था। नोएडा के अंदर जिस बैंकों से हम डिटेल लेके आए हैं, यहाँ के ऑफिसर्स भी गए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ गई हुई है, वहाँ का भी इकोनॉमिक डिपार्टमेंट उस पर सर्च जांच कर रहा है। तो एक एक बैंक से एक एक दिन के अंदर 50-50 करोड़ के भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, एक एक दिन में 100 करोड़ के भी ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो इतना बड़ा लार्ज स्केल पे जब इनका काम हुआ और इनके पास मशीनें थी पैसे गिनने की, इस लेवल पे इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, तो उसमें ये लोगों को बांटना और देना भूल गए, या इन्होंने अपनी दूसरी कंपनियों में इसको ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। जैसे इसकी 8-10 सिस्टर कंसर्न्स और कंपनियाँ थी, उसमें इन्होंने सारा पैसे को ट्रांसफ़र किया। इसके साथ की जो इसकी सिस्टर कंपनियां थी, सिस्टर फर्म्स थी, वो भी इसी तरह का काम करती थी या वो कोई दूसरे काम में शामिल थी? और इसके साथ एक बड़ी बात ये भी सामने आती है कि क्या ये मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी कि जिस वजह से इतने लाखों लोगों का पैसा अटका, या फिर स्कीम ही पैसा ठगने के माध्यम से ही बनाई गई थी? बेसिकली तो ये स्कीम ही पैसा ठगने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि इस तरह की कोई बाइक आज तक बाज़ार में चली नहीं है। यहाँ पे भी इन्होंने आरटीओ ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपनी दी थी, लेकिन ये किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पाए। हालांकि इनके पास पैसा था, सारे डॉक्यूमेंटेशन थे, लेकिन इनकी शुरू से ही धारणा ये थी कि हमें पैसा ही ठगना है, किसी को वापस नहीं देना। इसी वजह से मैं आपको एक बीच में एक और बात बता रहा हूँ कि करणपाल सिंह, एक इनके पास इनका डायरेक्टर भी है, इनका साथी है संजय भाटी का, 2.5 लाख चेक, लगभग 3 लाख चेक उन्होंने एक साथ जारी किए हैं। लगभग 20 दिन के अंदर 2.5 लाख चेक जारी करना, किसी बैंक के द्वारा देना और उस पर साइन करके जारी करना, ये बहुत बड़ा काम है, और सारे इन्वेस्टर्स के पास पहुंचाना, ताकि, और उस चेक के ऊपर लगभग 20-25 लोग बैठे हैं जिन्होंने एक ही साइन किया है, वो सारे के सारे फर्जी साइन है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आ चुका है। करणपाल सिंह उस पर लिखा है, लेकिन हर तरीके का साइन अलग है, उसके ऊपर अमाउंट लिखा है, उन्होंने जितना पैसा प्रमोटर से लिया है उसका डबल भी दिया है, किसी को 3 गुना दिया है, किसी को 1.5 गुना दिया है। उस चेक के अंदर जो अमाउंट है वो बढ़ा चढ़ा के लिखाया है। तो यूँ कहा जा सकता है कि ये सोची समझी साजिश थी इस तरीके की चेक बिल्कुल सोची समझी सबकी साजिश है। इसी वजह से करणपाल और संजय भाटी, उसके बाकी के लोग लगभग 2 साल से नोएडा में गौतम बुद्ध नगर के लुक्सर जेल के अंदर बंद है। इनके खिलाफ वहाँ पे कई मुकदमों में चालान पेश हो गया, कई मुकदमों में रिमांड चल रहा है, कई स्टेट्स की पुलिस है जो इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जा रही है। तो इस पर ये तो बहुत बड़ा धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें लगभग अभी तक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो लगभग 42,000 करोड़ का घोटाला है, जो इंडिया का सबसे बड़ा MLM कंपनी का स्कैम सामने आ रहा है। अगर इसको एक शब्द दिया जाए तो ये स्कैम, जो शब्द निकल के आया, उस स्कैम को इनका ये पूरी ठगी का जो कारवा है ये साबित करता है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। और इसमें राजस्थान में जो मुकदमे दर्ज हुए, उसमें क्या जयपुर में ही अधिकतर मुकदमे दर्ज हुए? इन्होंने पूरे राजस्थान को उस ठगी का शिकार बनाया था, या एक राजस्थान का कुछ हिस्सा था वो इस ठगी का शिकार बना? देखिए, इसमें ऐसा था, राजस्थान में एक यहाँ पे MGD टावर के पास एक जगह है जहाँ इन्होंने बाइक का प्रमोशन भी किया था। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसी जगह पे इन्होंने यहाँ से शुरुआत की, राजस्थान में लोगों को बुलाया कि हम ये बाइक यहाँ पे चलाएंगे। इस तरह की ये बाइक्स इकट्ठी की इन्होंने, ये यहाँ पे पूरा लोगों को, और पूरा ये एक टावर है यहाँ पे, एक MGD टावर करके, उस टावर के पास में इन्वेस्टर्स को बुलाया था। राजस्थान में लगभग जितने मुकदमे हैं वो सभी इसी जगह से ही, इसमें ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक MGD टावर करके यहाँ पे इन्होंने पूरा इसको फुल फ्लैश चलाया था। तो यहाँ से इन्होंने अपना प्रमोशन शुरू किया था।
और यहाँ इन्होंने एक ऑफिस लिया। उसके बाद इनको बाइक की तरह इनको हेलमेट, बाइक वगैरह सब डेमो तैयार करके दिखाया। और यही लोग जाके आगे उन्होंने, जैसे भरतपुर बेल्ट है, पूरी डोसा बेल्ट है, या पूरा राजस्थान में जहाँ जहाँ इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया, वहाँ वहाँ के लोगों से इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र करवाया। कुल मिला के ये बेस केस जो जुडिक्शन का था वो यहीं इसी जगह का था। इसलिए राजस्थान के मैक्सिमम लोग जो हैं अभी मानसरोवर और थाने के अंदर, वरुणपत थाना जो है, उसमें लगभग 25 FIR है इनके खिलाफ। और एक FIR के अंदर लगभग 50-50, 60-60 लोग शामिल हैं। तो इस तरह से ये 2,500-3 हज़ार लोगों ने मिलकर यहाँ एक मुकदमे बनाए हैं। और क्योंकि वो सारे इसी में उसी दिन शामिल भी थे, उन्होंने सबको बहला के फुसला के ये पूरा डेमो दिखा के और ये पैसा ठगाया इनसे। तो अब चूंकि इतने मुकदमे यहाँ पे दर्ज हैं, करीबन 50-50 लोग हर मुकदमे में है, 2,500-3 हज़ार लोग इसमें सम्मिलित हैं, तो इन लोगों के साथ जो ये ठगी हुई, इसको ख़त्म करने के लिए पुलिस प्रशासन ने अभी तक कितने मुकदमों में चालान पेश किए, या फिर संजय भाटी को या उसके साथियों को अगर राजस्थान लाने की बात करें नोएडा से, तो उस संबंध में पुलिस प्रशासन ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं? वैसे तो अभी तक पुलिस के द्वारा इसमें अपराध प्रमाणित मान लिए गए हैं। अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस के आई है, अनुसंधान अधिकारी वगैरह, वो गए पहले नोएडा भी, उन्होंने जांच की है, उनका रिकॉर्ड लिया, उनकी फर्जी कंपनियां उसका रिकॉर्ड लिया, बैंकों से रिकॉर्ड लिया। उस आधार पे लोगों के स्टेटमेंट्स हैं, जितने परिवादी हैं उन सब के बयान हैं, जो उनको फर्जी चेक दिए हैं, जो उनके साथ फर्जी एग्रीमेंट किए हैं, जो उनसे पैसा ट्रांसफ़र करके उनको कमीशन नहीं देना, उनको बाइक नहीं देना, उनका पैसे का गबन कर जाना, इस आधार पर उनको सबको प्रमाणित तो मान लिया। लेकिन अभी लाने में पहले तो कोविड की कुछ गाइडलाइन थी, और उसके बाद से इनको जेल से दूसरे मुलजिम दूसरे स्टेट से लाने में कोर्ट से स्टैंडिंग वारंट या प्रोडक्शन वारंट जारी कराने पड़ते हैं। उसके लिए भी उन्होंने मशक्क़त कर रहे हैं, और उसमें काफ़ी हद तक राजस्थान पुलिस कामयाब भी हो चुकी है। और शायद 10-15 दिन में उसको यहाँ लाने की पूरी उनकी योजना भी है, क्योंकि 2 साल से यहाँ मुकदमे पेंडिंग है। तो पुलिस के ऊपर भी ये प्रेशर है कि इन मुकदमों का निस्तारण हो और वो मुलजिम जल्दी से जल्दी आए, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। जब 2 साल से मुकदमे पेंडिंग है, तो ये भी कहा जा सकता है कि परिवादी या पीड़ित जो थे वो बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ित एक रूप से हो चुके होंगे, क्योंकि पहले वो अपना पैसा दे के पैसा खो चुके हैं, और उसके बाद अब इतना समय गुजरने के बाद भी उनका पैसा वापस आने की उम्मीद उनको कहीं धुंधली नज़र आ रही होगी। तो क्या इस स्थिति में ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में संजय भाटी और गर्वित इनोवेटिव को जो उन भोले भाले लोगों ने पैसा दिया, वो पैसा उनको वापस रिकवर होगा? संभावनाएं तो पूरी है कि इनको पैसा मिलेगा। हालांकि जो आदमी 2 साल से जेल में है और उसके पास लगभग 42,000 करोड़ रुपए लोगों का इन्वेस्ट किया हुआ है, जो अभी कहीं गया नहीं है, उसने अपने में ही उसके अंदर निहित है वो सारा पैसा। तो अगर पुलिस चाहेगी या प्रशासन कुछ चाहेगा, तो लोगों का, इन गरीब लोगों का पैसा निकल जाएगा। और पुलिस को भी यही प्रयास करना चाहिए कि इन लोगों को वापस पैसा दिलाए। कई तो परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ मरने की कगार पे, आत्महत्याओं करने की कगार पे हैं। उन्होंने अपना सब कुछ बेच के, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बंधु से सबसे पैसा लेके इसको इन्वेस्ट किया था, और 2-2, 3-3 साल से लोग ब्याज भी भर रहे हैं उस पैसे का। और एक गरीब तबके के भी लोग हैं जो आजीविका चलाने के पास जिनके नहीं थे, उन्होंने सोचा कि आज रोज़गार मिलेगा, इस वजह से उन्होंने बाइक में पैसा भी लगाया। और अभी उम्मीद सभी यही करते हैं कि पुलिस या राजस्थान सरकार इनका पैसा वापस दिलाएगी, और हम भी इसमें प्रयास कर रहे हैं। अभी तक के प्रयासों से 2-3 बार इनके जो नुमाइंदे आते हैं, सलाहकार आते हैं, उनसे भी हमने यही बात की है कि इनका पैसा दो। तो इसी प्रयास में सभी लगे हुए हैं। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा कि जितनी बाइकें ये हमने देखी जो जयपुर में खड़ी थी, वो उन्हीं लोगों के पैसे से खरीदी हुई बाइकें थी, तो क्या वो सारी बाइकें इस वक्त पुलिस के द्वारा जब्त कर ली गई है, या फिर वो बाइकें उन लोगों के नाम पे थी तो उनको अलॉट कर दी गई? नहीं, ऐसा नहीं था। बाइक किसी के नाम से नहीं, कंपनी के नाम से ही बाइक ली गई थी, और वो सिर्फ एक डेमो दिखाने के लिए, लोगों को झांसे में फंसाने के लिए वो बाइक लाई गई थी, और वो पूरा प्रोपेगेंडा तैयार किया था। वो बाइक्स तो सारी कंपनी के लोग साथ लाए थे, और साथ ही उसको लोड करके ले गए। उन्हीं बाइक से वो दूसरी जगह जाके उससे प्रचार प्रसार करते थे। तो वो उन्होंने किसी भी इन्वेस्टर को दी नहीं है। और लगभग 250-300 बाइक्स हैं जो दिल्ली में खड़ी है किसी थाने में, और बाकी इनकी जो लग्जरी गाड़ियाँ थी वो भी पुलिस ने जब्त की है, वह भी किसी दिल्ली की या किसी नोएडा की किसी थाने में बंद है। तो पुलिस धीरे धीरे शिकंजा कस रही है। इसके पता लगा है कि अभी वहाँ इकोनॉमिक ऑफेंस की जो कोर्ट है वो भी, और ईडी भी इस पर कुछ काम कर रही है, इसकी प्रॉपर्टियाँ जब्त करने का काम कर रही है, जिसमें बाइकें भी कुछ आई हैं, कुछ इसके रिकॉर्ड भी सीज हुए हैं। लेकिन राजस्थान पुलिस ने अभी तक इस तरह का कोई काम नहीं किया। हाल ही में इस मुकदमे में, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें नाम शामिल हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मुकदमा चला गया किसी न किसी तर्ज पे। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें बीच में होना, या सीबीआई को बीच में लाना, या और किसी को बीच में लाना, क्या इस शिकंजे को और कसेगा या खोल सकता है इसको कहीं ना कहीं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके अगर कोई गाइडलाइन मिलती है, सरकार को मिलती है या
इसमें गया, जिस भी पार्टी ने इसमें करी है, अपील करी है या गया है, जो उसने रिलीफ के लिए गया है, उसको कुछ ना कुछ तो सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगा। लेकिन इसमें सीबीआई का कोई अहम भूमिका भी रही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस के अंदर इसमें चालान की तैयारी है। कुछ बाकी भी, ये 2 साल से वैसे भी जेल में है, तो इसमें सीबीआई कोई नई चीज़ इन्वेस्टिगेट करेगी ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि लोकल स्तर की जो पुलिस ने जो जांच की है, जो वो सक्षम है। इसका रिकॉर्ड सीज किया है, इसके जो बाइक बोर्ड के जो घोटाले थे वो सबके सामने उजागर है। तो सीबीआई की जांच का इसमें कोई ज़्यादा महत्व रखता नहीं है। बाकी लोकल पुलिस अगर इस पर प्रेशर दे के लोगों का इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी दिला सके, या इसको थोड़ा प्रेशर में लेके इसकी कंपनियों को बेचान की हद तक लाए या उसका रिकवरी करे, उसकी कुर्की कराए, तो लोगों का पैसा ईडी के माध्यम से या लोकल पुलिस के माध्यम से निकल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का अगर इसमें पहलू आता है तो सुब्रतो राय की तरह कोई इसके अंदर दे सकते हैं कि भाई ये पैसा दे इन्वेस्टर्स का, तो इसको बेल में रिलीफ मिले। तो इसके लिए इसने पहले भी प्रयास किए थे, लेकिन पहले इसको कुछ इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन इनकी तरफ से दायर की गई थी, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई, क्योंकि अधिकतर राज्यों में जहां पर इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है वहां पर उनमें चालान पेश हो चुके हैं या चालान पेश होने की तैयारी है। तो ऐसा मानना है बाइक बोर्ड कंपनी का, उनके और चाहने वाले लोगों का, कि जब अगर सीबीआई जांच इसमें आती है तो पुलिस द्वारा की गई जांच को कहीं ना कहीं कम करके दोबारा उस जांच को शुरू किया जा सकता है और समय इनके द्वारा निकाला जा सकता है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय में इनके द्वारा पिटीशन दायर की गई। लेकिन उसकी जांच अभी पेंडिंग है। माननीय उच्चतम न्यायालय उसकी जांच करेगा और उस पर आने वाले समय में कुछ ना कुछ फैसला होगा। पर इस वक्त अगर देखा जाए तो बहुत से लोग, बहुत से पीड़ित इस वक्त ऐसी कगार पे है जो या तो उनमें से कुछ आत्महत्या कर चुके हैं और बाकी करने की तैयारी में है। इतने बड़े घोटाले को पनाह देने वाले लोगों के खिलाफ भी जनता का गुस्सा काफ़ी वाजिब है, और इस तरह के घोटाले जब होते हैं तो आम जनता जो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेती है वो कहीं ना कहीं सहम जाती है और किसी पर भी भरोसा करने पर डरती है। जल्द ही इस घोटाले में देखना होगा कि क्या न्यायालय का रुख होता है और क्या पुलिस प्रशासन इसमें आगे की कार्रवाई करके पीड़ितों को न्याय दिलवा पाता है और उनका पैसा दिलवा पाता है या नहीं। जानने के लिए जुड़े रहिएगा आरआरएन न्यूज़ के साथ। हम दिखाते रहेंगे आपको ऐसे ही घोटालों की सच्ची कहानी, जिसके माध्यम से आम जनता को पता लगेगा कि ऐसे लोगों के साथ किस तरीके का सलूक किया जाए और ऐसे लोगों से किस तरह से सतर्क रहा जाए और बचा जाए। नमस्कार।